तो आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ शेरशाह सूरी का इतिहास। शेरशाह सूरी के अलावा उसके उत्तराधिकारियों का इतिहास भी मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सूर्यवंश का पूरा इतिहास आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था हुमायूं के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि जो प्रारंभिक इतिहास है वो मैंने उसी वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो वो वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों का इतिहास। वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे, शेरशाह सूरी का इतिहास। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में नरनौल हरियाणा या 1472 ईस्वी में सासाराम बिहार में हुआ था। मैं यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, जन्म के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हरियाणा में हुआ था, कुछ इतिहासकार मानते हैं पंजाब में हुआ था, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बिहार में हुआ था। इसीलिए मैं भी कुछ कह नहीं सकता। जब इतिहासकार ही एक मत नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जन्म के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। शेरशाह सूरी का जो मूल नाम था वो था फरीद खां। इसको आपको याद रखना है कि फरीद खां मूल नाम किसका था? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी के पिता का नाम था हसन खां सूर। शेरशाह सूरी ने एक शेर को तलवार के एक ही बार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। फरीद खान ने शेरशाह, हजरत ए आला और सुल्तान उल अदल के जैसी उपाधियां धारण की थी। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि शेरशाह उपाधि थी और हजरत ए आला भी उपाधि थी, सुल्तान ए अदल भी उपाधि थी, और एक उपाधि और थी शेर खां, जो बहार खान लोहानी ने प्रदान की थी। तो ये चार उपाधियां किसने धारण की थी? फरीद ने। शेरशाह सूरी 1528 ईस्वी में चंदेरी युद्ध के समय मुगल शासक बाबर की ओर से लड़ा था, और उसी समय शेरशाह सूरी ने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से निकाल दूंगा। ये किसने कहा था? ये शेरशाह सूरी ने कहा था। मई 1529 में बाबर ने घाघरा युद्ध में अफगानों को बुरी तरह पराजित किया था। बाबर ने जलाल खां को दक्षिणी बिहार का शासक बनाया था, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और शेरशाह सूरी को उसका सहायक नियुक्त किया था। 1530 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने चुनार दुर्ग पर अधिकार कर लॉर्ड मल्लिका से निकाह किया और अपार संपत्ति अर्जित की थी। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चुनार दुर्ग उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। हालांकि इतिहासकारों का एक मत नहीं है इस पे कि 1530 में चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने, और वहां के शासक को पराजित किया। पराजित करने के बाद उसकी जो रानी थी विधवा, उससे विवाह किया, उसका नाम था लॉर्ड मल्लिका। इसके बाद जितनी भी संपत्ति थी वो किसकी हो गई थी? शेरशाह सूरी की हो गई थी। जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध और 17 मई 1540 में कन्नौज अथवा बिलग्राम युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद शेर खान ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। इसकी जानकारी मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में दी है। जब मैं आपको हुमायूं के बारे में पढ़ा रहा था तब बहुत अच्छे से दी है। वहाँ मैंने चौसा युद्ध के बारे में भी पढ़ाया है, कन्नौज युद्ध के बारे में भी पढ़ाया है, बहुत ही डिटेल से। इसीलिए मैं कह रहा था कि उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए ताकि जो मूल इतिहास है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए तो वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। 10 जून 1540 ईस्वी को शेरशाह सूरी ने आगरा में अपना राज्य अभिषेक करवाया था और द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। ये यहाँ पे जो डेट लिखी है ये निश्चित नहीं होती है, लेकिन जून
1540 में ही शेरशाह सूरी का राज्य अभिषेक हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था और द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना हुई थी। अब पहले अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? क्योंकि दूसरे अफगान राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी, तो पहले की किसने की थी? तो पहले की बहलोल लोदी ने की थी, क्योंकि बहलोल लोदी के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो। क्योंकि बहलोल लोदी ने तुर्की सत्ता का अंत करके लोदी वंश की नींव डाली थी और पहला अफगान राज्य उसी ने स्थापित किया था और दूसरा शेरशाह सूरी ने किया था। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी के महत्वपूर्ण कार्यों पर। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर अथवा लगान था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए गज इस सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था। गज इस सिकंदरी का प्रयोग, इसके बारे में मैंने आपको, जब मैं सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था। और गज इस सिकंदरी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सिकंदर लोधी ने किया था। और इसकी लंबाई कितनी होती थी? 30 इंच की होती थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था, लेकिन मुल्तान से 1/4 भाग वसूल किया जाता था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भू राजस्व के अतिरिक्त किसानों से जरीबाना कर भू राजस्व का 2.5% वसूल किया जाता था। महासिलाना कर भू राजस्व का 5% वसूल किया जाता था। अब ये जरीबाना कर और महासिलाना कर, ये कर क्या थे? देखिए, जरीबाना कर जो था उसे सर्वेक्षण शुल्क कहा जाता था। महासिलाना कर इसे कहा जाता था कर संग्रह। और ये कितना वसूल किया जाता था? जरीबाना वसूल किया जाता था 2.5% और महासिलाना जो कर था वो 5% वसूल किया जाता था। शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम चांदी का रुपया जारी किया था। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि शेरशाह सूरी ने जो चांदी का सिक्का जारी किया था उसी को रुपया कहा जाता था। और आज हम जो रुपया कहते हैं उसका जो प्रचलन है वो शेरशाह सूरी के शासनकाल से हुआ था। इस बात को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। जो सोने का सिक्का होता था उसको असरफी या फिर अशरफ कहा जाता था, और जो तांबे का जो सिक्का होता था शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो आम लोगों के लिए प्रचलित था उसे दाम कहा जाता था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में आम नागरिकों के लिए का दाम नामक सिक्का जारी किया गया था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में सिक्के ढालने की 23 टकसालें थीं। शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम सड़कों एवं सरायों का निर्माण करवाया, जिसमें पहली सड़क बंगाल से आगरा, दिल्ली और लाहौर तक जाती थी। इसी सड़क को सड़क ए आजम या शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने इसी सड़क को ग्रांड ट्रंक रोड कहकर पुकारा था। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ इस सड़क के बारे में। वैसे तो इतिहासकार लिखते हैं कि इस सड़क का जो निर्माण है ग्रांड ट्रंक रोड का किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। लेकिन ये पूर्णतः सच नहीं है। इसका उल्लेख मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी मिलता है। तो उस समय कच्ची सड़क का जो निर्माण था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इसके बाद पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसके बाद फिर से निर्माण किसने कराया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने कराया था, और लॉर्ड ऑकलैंड ने ही इसे ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया था। उससे पहले क्या नाम था? सड़क ए आजम या फिर कुछ लोग कहते थे शेरशाह सूरी मार्ग। और ये सड़क बंगाल के सुनार गांव, जो कि आधुनिक बांग्लादेश में है, वहां से शुरू होती थी। कलकत्ता, बर्धमान, आसनसोल, धनबाद, सासाराम, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, एटा, अलीगढ़, गाजियाबाद, दिल्ली, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, अटारी, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, खैबर दर्रा, काबुल तक जाती थी। ये सड़क बहुत बड़ी थी, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। शेरशाह सूरी ने सड़कों के किनारे प्रत्येक 4 मील की दूरी पर यात्रियों के ठहरने के लिए 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। तो ये सराय क्या होते हैं? सराय यात्रियों के ठहरने का स्थान होता था। डाक व्यवस्था का प्रचलन शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था।
वैसे ये पूर्णतः सत्य नहीं है, लेकिन दोबारा से शेरशाह सूरी के द्वारा डाक व्यवस्था का प्रचलन किया गया था। पहली बार किसके द्वारा किया गया था? पहली बार किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। हालांकि जब मैं आपको गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ाया था जब पिछले वाले वीडियो में, तब मैंने इसकी चर्चा बहुत अच्छे से की थी। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? इब्न बतूता के रिहला ग्रंथ में मिलती है गयासुद्दीन तुगलक की डाक व्यवस्था के बारे में जानकारी। तो अगर आपको जानना है तो गयासुद्दीन वाला वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप लोग देख सकते हो। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने पद्मावत नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक स्थान है जायस, तो जायस में ही मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने जौनपुर लिखा हुआ है कि जौनपुर में हुआ था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जौनपुर में इनका जन्म नहीं हुआ था, जायस में जन्म हुआ था। लेकिन जब ये कवि बन गए तो इसके बाद क्या हुआ कि जौनपुर में आकर ये बस गए थे, क्योंकि सरकी वंश के जो शासक थे वो संस्कृति और ज्ञान के बड़े संरक्षक थे। उन्होंने क्या किया था कि देश में जितने भी कवि थे उन सभी को आमंत्रित किया था कि आप मेरे यहाँ आइए, मैं आपको संरक्षण प्रदान करूंगा। तो जिनका मन था वो वहां पर पहुंच गए थे, जिनका मन नहीं था वो नहीं गए थे। इसीलिए मलिक मोहम्मद जायसी भी गए तो वो जौनपुर में ही उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया था। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने ऐसा लिखा हुआ है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो निवास स्थान था वो जौनपुर था। जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से संबोधित किया और कन्नौज में शेरसूर नामक नगर भी बसाया था। पाटलिपुत्र का उल्लेख बहुत बार होता है जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, तब जैसे कि मौर्य वंश का इतिहास पढ़ते हैं तब बहुत ज़्यादा होता है। तो पाटलिपुत्र को पटना किसने कहा था? सबसे पहले तो शेरशाह सूरी ने कहा था, जो आज भी उसे पटना ही कहा जाता है, जो कि बिहार में है। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी के मध्य में था। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी के प्रशासन पर। दीवान ए विजारत, इसका कार्य आय व्यय की देखभाल करना होता था और इसका जो प्रधान होता था वो वजीर होता था। दीवान ए आरिज, यह सैन्य विभाग होता था और इसके प्रमुख को आरिज ए ममालिक कहा जाता था। दीवान ए रसालत, इस विभाग का कार्य विदेश नीति से संबंधित होता था और इस विभाग को दीवान ए मुहत्सिब के नाम से भी जाना जाता था। दीवान ए इंसा, यह शाही सचिवालय होता था जिसका प्रधान दवीर ए ममालिक कहलाता था। दीवान ए कजा, यह न्याय विभाग होता था जिसका प्रधान मुख्य काजी होता था। दीवान ए वरीद, यह गुप्तचर विभाग होता था और इसके प्रधान को वरीद ए ममालिक कहा जाता था। हालांकि इन सभी की चर्चा मैंने अपने पिछले वीडियोस में की है बहुत अच्छे से, जब मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा रहा था। शेरशाह सूरी ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 66 सरकारों में विभाजित किया था। यहाँ पर सरकारों का क्या मतलब है? सरकारों का मतलब है कि 66 इकाइयों में विभाजित किया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे मुकद्दम या मुखिया कहा जाता था और ग्राम का जो दूसरा अधिकारी होता था वो पटवारी होता था। शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी की भांति घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा का अनुसरण किया था। शेरशाह सूरी प्रत्येक बुधवार को स्वयं न्याय के लिए बैठता था। इसके अतिरिक्त मुख्य काजी और मीर अदल नामक अधिकारी भी न्याय किया करते थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रत्येक बुधवार को स्वयं शेरशाह सूरी न्याय के लिए बैठता था और बाकी दिन जो मुख्य काजी और मीर अदल नामक अधिकारी न्याय करते थे। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी के प्रमुख अभियानों पर। सुल्तान बनने के बाद शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम पंजाब को विजित किया था। क्यों किया था? इसका जवाब मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से दिया है जब मैं आपको हुमायूं के बारे में पढ़ा रहा था। क्योंकि चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध
हारने के बाद हुमायूं भारत छोड़ के चला गया था। सबसे पहले कहाँ गया था? वो पंजाब। इसीलिए उसके पीछे पीछे शेरशाह सूरी गया था। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसकी चर्चा मैंने पिछले वाले वीडियो में की है बहुत अच्छे से, तो उसे देख लीजिए आप लोग। शेरशाह सूरी का दूसरा जो अभियान था वो बंगाल के विरुद्ध था। बंगाल में नई प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की थी किसने? शेरशाह सूरी ने। क्योंकि जब शेरशाह सूरी पंजाब में था तो उस समय बंगाल में बहुत विद्रोह होने लगे थे। बंगाल को 19 सरकारों में विभाजित कर उसकी देखभाल के लिए अमीरान ए बंगला अथवा अमीर ए बंगला नामक अधिकारी को नियुक्त किया था शेरशाह सूरी ने। तो यहाँ पर सरकार का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि इकाई होता है। 19 इकाइयों में विभाजित कर दिया था बंगाल को। 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मालवा को विजिट किया था। मैं आपको बता दूं कि बंगाल से लौटने के बाद शेरशाह सूरी ने क्या किया था कि मालवा की तरफ अपना ध्यान दिया। और उस समय मालवा में शासन था मल्लू खान का। तो मल्लू खान कौन था? मल्लू खान गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, उनका सूबेदार था। और बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसने क्या किया था कि कादिर शाह की उपाधि धारण की और स्वतंत्र शासक स्वयं को घोषित कर दिया था। और उसका जो शासन फैला हुआ था वो मांडू आधुनिक मध्य प्रदेश में है, सहारनपुर, उज्जैन, रणथंबोर यानी कि राजस्थान तक उसका जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। तो उसे किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने पराजित करके मालवा को विजित कर लिया था। 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने रायसीन को विजित कर, जहां पर पूरनमल का शासन था, तो रायसीन को भी विजित कर लिया था 1543 में। 1543-44 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के शासक मालदेव के विरुद्ध अभियान किया और इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। और जो पूरा जो साम्राज्य था मारवाड़ का, उसकी जो शासन व्यवस्था थी तो वो किसको सौंप दी थी? ख्वास खां को और ईसा खां को। इसके बाद शेरशाह सूरी चित्तौड़ की ओर प्रस्थान कर गया था। अब यहाँ पर बात करते हैं मालदेव की। देखिए, मालदेव जो मारवाड़ के राजा थे और उनके राज्य की जो सीमाएं थीं वो मेड़ता, सिवाना, जालौर, टोंक, नागौर, अजमेर, झज्जर कौन जो हरियाणा में है, यहाँ तक फैली हुई थी। उनका काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और उनका शासनकाल था 1511 से 1562 ईस्वी के मध्य में मालदेव का शासन था। और जो इनका पूरा नाम था वो राव मालदेव राठौड़ था। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ के शासक राणा उदय सिंह के विरुद्ध अभियान किया, किंतु राणा उदय सिंह ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया था। शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ का जो शासन था वो शमशेर खां, मियां अहमद और हुसैन खां को सौंपकर कालिंजर की ओर प्रस्थान कर गया था। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि राणा उदय सिंह, इनका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। राणा उदय सिंह द्वितीय इनका नाम था और इनका शासनकाल था 1540 से 1572 के मध्य में था इनका शासन। और इनके पिता का नाम था राणा संग्राम सिंह, जिन्हें इतिहास में राणा संगा के नाम से जाना जाता है। और इनकी माता का नाम था रानी कर्णावती, कहीं कहीं रानी कर्मवती भी लिखा हुआ है। और ये रानी कर्मवती बूंदी के राजा हाड़ा की पुत्री थी। और महाराणा प्रताप राणा उदय सिंह के ही वंशज थे। हालांकि इनके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बहुत डिटेल से चर्चा करूंगा, तभी मैं आपको उसी वीडियो में पूरी जो जानकारी है मैं वो दूंगा। यहाँ पर तो नाम आया इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर ली है। मई 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने कालिंजर के शासक कीरत सिंह चंदेल के विरुद्ध अभियान किया था। इसी अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु एक आग्नेय शास्त्र के द्वारा हो गई थी। शेरशाह सूरी का यह अंतिम अभियान था। यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि कालिंजर कहाँ है? बुंदेलखंड में है। और जिस समय शेरशाह सूरी ने वहाँ पे आक्रमण किया था उस समय कीरत सिंह चंदेल वहाँ के राजा थे। शुरुआत में शेरशाह सूरी को सफलता नहीं मिली। शेरशाह सूरी विवश हो गया और उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि दीवारों पे बारूद से हमला करना शुरू कर दो। एक सिपाही ने क्या किया कि बारूद का गोला फेंका, लेकिन वो गोला वापस आके बारूद के ढेर पे आके गिरा और उसी के पास में कौन खड़ा था? शेरशाह सूरी। बुरी तरह जल गया था शेरशाह सूरी। ये बात है 12 या 13 मई 1545 की।
बहुत अधिक बीमार हो गया और 22 मई 1545 को उसकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में झील के बीच में है, ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। शेरशाह सूरी का मकबरा हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय माना जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरे का जो निर्माण है वो 1545 ईस्वी में किया गया था और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? इस्लाम शाह, जो शेरशाह सूरी का पुत्र था और इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण भी माना जाता है। ये शेरशाह सूरी का मकबरा आपको सामने दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हो, यही है शेरशाह सूरी का मकबरा और ये कहाँ है? बिहार के सासाराम में है ये। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों पर। शेरशाह सूरी के दो पुत्र थे, एक का नाम था आदिल खान और दूसरे का नाम था जलाल खान। शेरशाह सूरी ने अपने बड़े पुत्र आदिल खान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु भोग विलासी होने के कारण अमीरों ने आदिल खान की जगह जलाल खान को सुल्तान बना दिया था। 25 मई 1545 ईस्वी को जलाल खान ने इस्लाम शाह की उपाधि धारण कर गद्दी प्राप्त की और इसके बाद इस्लाम शाह ने कालिंजर के जो राजा कीरत सिंह चंदेल थे उनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मेरे पिता की मृत्यु कीरत सिंह चंदेल की वजह से ही हुई है, इसीलिए उसने कीरत सिंह चंदेल की हत्या कर दी थी। नवंबर 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई थी। उसे सासाराम में पिता शेरशाह सूरी के मकबरे के निकट ही दफनाया गया था। इस्लाम शाह को सूरवंश का अंतिम महान शासक माना जाता है। यहाँ पर आप ध्यान दें, अंतिम महान शासक माना जाता है, इसके बाद कोई भी महान शासक नहीं हुआ था, किंतु सूरवंश का वास्तविक अंतिम शासक फिरोज खान था। इस्लाम शाह के बाद फिरोज खान शासक हुआ, किंतु 3 माह बाद उसकी हत्या उसके मामा मुबारक खान ने कर गद्दी पर स्वयं अधिकार कर लिया था। मुबारक खान ने फिरोज खान की हत्या के बाद सुल्तान मोहम्मद आदिल की उपाधि धारण कर राज्य अभिषेक करवाया था। मोहम्मद आदिल शाह सूर संगीत का बड़ा प्रेमी था। मोहम्मद आदिल शाह के शासनकाल में राज्य की संपूर्ण शक्ति हैमू नामक एक बनिया के हाथों में थी। पंजाब के शासक अहमद खान ने सिकंदर शाह सूर की उपाधि धारण कर आगरा और दिल्ली पे अधिकार कर लिया था। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद का युद्ध हुमायूं और सिकंदर शाह सूर के मध्य में हुआ था, परंतु इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई और हुमायूं ने 23 जुलाई 1555 ईस्वी को दिल्ली में प्रवेश किया और दोबारा से मुगल वंश की स्थापना की। पहले किसने की थी? पहले बाबर ने की थी, इसके बाद दोबारा से किसने की थी? हुमायूं ने की थी। और सरहिंद में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को जीतने की बात की थी। हालांकि इसकी चर्चा अपने पिछले वाले वीडियो में मैंने की है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि उस वीडियो को देख लीजिए। जो प्रारंभिक जो जानकारी है वो आपको उसी वीडियो में मिल जाएगी। तो ये तो था सूरवंश का इतिहास, जिसमें मैंने शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों का इतिहास पढ़ाया। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ कमी है, कुछ छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में तो मैं कुछ भी एडिट नहीं कर सकता, लेकिन वेबसाइट पे एडिट कर सकता हूं, तो वहां जाके मैं अपडेट कर दूंगा, तो वहां से आप उसे देख सकते हो। अगर आप लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहां से जाके बना सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।